है। आप सभी का हमारे चैनल में अभिनंदन है। अगर आप लोग हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं और आपने सब्सक्राइब किया तो हमने 19 वीडियो डाले हैं इसी के लिए, KVS PGT के लिए। तो आप लोग उसी पे सर्च करेंगे तो आप लोग को और सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आप सब वो भी पढ़ते जाइए और जो जितना करवा पाएंगे हम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज हम कविता लेके आए हैं। हमने इससे पहले 2 कविता पढ़ाई, फिर हमने 2 गद्य पढ़ाया, अब फिर 2 कविता के बाद फिर 2 गद्य पढ़ा देंगे। तो आज हम कविता लाए हैं, कविता के बहाने और बात सीधी। कविता के बहाने और बात सीधी किसने लिखी? कवि कुंवर नारायण जी। ये इनकी पंक्ति है, मतलब इस कविता से रिलेटेड नहीं है, इन्होंने कहा है, उस बुक में है तो हम इसमें लिख लिए हैं, जिससे अगर पूछे तो आप बता पाएँ। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। जब कोई किताब आप बहुत दिन बाद उठाते हैं तो उसके ऊपर क्या जम जाता है? धूल। उसी तरीके से अगर घर का दरवाज़ा बंद है और बहुत दिन बाद खोला जाए तो उस पर भी धूल जम जाती है। ये कैसे कवि थे? नागर संवेदना के कवि थे। तो सबसे पहले कविता के बहाने जान लेते हैं, तो हम बहुत शॉर्ट में बता देंगे, ठीक है? कविता के बहाने, और जब इसको पढ़ाते जाएंगे क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा और पूरी कविता तैयार हो जाएगी। चिड़ी, जैसे कविता के बहाने में कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि चिड़िया को उड़ता देखकर कवि की कल्पना भी ऊंची ऊंची उड़ान भरने लगती है। जिस तरह चिड़िया उड़ती है उसी तरह जब कवि कविता लिखने बैठता है तो वह भी बहुत ऊंची उड़ान भरने लगता है। अब किसके सहारे? अपने कल्पनाओं के सहारे। वह रचना करते समय कल्पना की उड़ान भरता है। पंख लगाकर मानव के आंतरिक और बाह्य रूप में उड़ान भरता है। कौन भरता है? कवि। कविता के द्वारा पंख लगाकर कवि जो है मानव के आंतरिक और बाह्य रूप में उड़ान भरता है। वह एक घर से दूसरे घर तक भी उड़ सकता है। पक्षी का तो जैसे चिड़िया जब उड़ती है तो उसकी सीमा तो एक सीमा तक उड़ेगी, लेकिन कवि कविता के द्वारा अपनी कल्पनाओं से बहुत ऊंची उड़ान भर सकता है। उसकी कोई सीमा निश्चित नहीं है, कब कहाँ कल्पना कहाँ पहुँच जाए वो कुछ नहीं कहा जा सकता। उसकी सीमा नहीं निश्चित, और विदेश भी चला जाता है कल्पना। हमारा मन कहीं भी जा सकता है, तो मन के द्वारा ही हम कल्पना करते हैं। चिड़िया की उड़ान एक सीमा तक होती है, परंतु कवि की उड़ान व्यापक होती है। चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं जान सकती है ना? चिड़िया क्या जाने कविता की उड़ान। इसमें कौन सा अलंकार हो गया? कवि चिड़िया क्या जाने कविता की उड़ान में प्रश्न अलंकार। कविता के पंख लगाकर कवि उड़ता है, वह इसके सहारे मानव मन और समाज की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। मतलब जो अपने कल्पना में सोचता है वो अभिव्यक्त करता है मानव मन और जो समाज में चल रहा है इन सब चीज़ों की। इसी तरह जैसे अब इसमें पढ़ाते जाएंगे तो पूरा आपको कविता के बहाने क्लियर हो जाएगा। और ऐसे भाषा की बात, जैसे हम कोई बात या भाषा सीधे तरीके से कहना चाहते हैं बात को, लेकिन जब हम उसको सोचते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से कहें तो भाषा के चक्कर में पड़कर भाषा को क्या कर देते हैं? ज़बरदस्ती अलंकृत करने चलते हैं, तो भाषा को बहुत हम जटिल बना देते हैं। कवि कहते हैं कि उसी साधारण भाषा को हम क्या कर देते हैं? भाषा के चक्कर में उलझकर जटिल बना देते हैं। कवि ने बात को प्राप्त करने के लिए भाषा को घुमाया फिराया, उल्टा पुल्टा, तोड़ा मरोड़ा, फलस्वरूप वह बात कैसी हो गई? पेचीदा हो गई। उसी बात को हम सही से कह सकते हैं। उसी बात को आप घुमा फिरा कर तोड़ मरोड़ कर मतलब पेचीदा बना देंगे। कोई बात सीधी है लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर इस तरह बता देता आदमी कि उसको बुरा लगता है। बात कही किस तरीके गई कोई। तो भाषा बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह लोग आपकी बात को उनके सामने व्यक्त करेंगे। कवि ने अपनी बात को कहने के लिए भाषा को जटिल और अलंकृत बनाने की कोशिश की। इस कारण भाषा क्या हो गई? सहजता खो बैठी और वह पेचीदा हो गई। तो आइए अब शुरू करते हैं। आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ऐसा प्रयास
हमारा है। और हमने 19 अब तक 19 वीडियो डाल चुके हैं, ये 20वीं है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर से ज़रूर देखिए, पेपर होने वाले हैं, वो सब वीडियो देख लीजिए। अपना खुद के स्टडी तो करिए न, करते रहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी, लेकिन जो हमने डाले वीडियो ज़्यादा 15-15 मिनट का है, तो फटाफट आप उसको देख लेंगे। पहला देखिए, पहला पॉइंट, कविता के बहाने कविता के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण जी हैं। कविता के बहाने कवि कौन है? कुंवर नारायण जी। कविता के बहाने कविता को किस काव्य संग्रह से लिया गया? इन दिनों। किस काव्य संग्रह से लिया गया है? इन दिनों। तीसरा पॉइंट, कविता किस भाषा में लिखी गई है? खड़ी बोली में। कविता जो है किस भाषा में लिखी गई है? खड़ी बोली में। 1-2 बार पढ़ेंगे अच्छे से याद हो जाएगा। चौथा पॉइंट, कविता के बहाने कविता में कौन सा छंद है? कविता में छंद मुक्त छंद है। जो ये क्यों है? क्योंकि इसमें कोई बंधन नहीं है। कवि की कल्पना बहुत ऊंची उड़ान भर रही है, ना कोई सीमा है, तो इसलिए यहाँ मुक्त छंद है। और मुक्त छंद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। इसके प्रेरणा कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और उनकी पहली कविता थी जूही की कली, उसी में शायद पहले प्रयोग किया। ये मुझे अच्छे से कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद उसी में इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया था। 5वां पॉइंट, कविता के बहाने कविता में किस प्रकार के शिल्प शैली है? बिंब प्रधान। बिंब हमने इससे पहले वाली कविता में बता दिया था, तो एक बार फिर बता देते हैं बिंब क्या होता है। बिंब किसी पदार्थ का मानचित्र या मानसी चित्र होता है। पश्चात काव्य शास्त्रियों में बिंब को कविता का अनिवार्य अंग माना है। पश्चात काव्य शास्त्रियों ने। और बिंब कितने प्रकार के होते हैं? 4। दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब। बिंब 4 प्रकार के होते हैं। अगर आए तो आप बता सकें, इसलिए इसको फिर से हमने बता दिया है। 6ठा पॉइंट देखिए, कविता के बहाने कविता में किसके अस्तित्व पर विचार किया गया है? कविता के अस्तित्व पर। कविता पढ़ते और लिखते समय कौन सा बंधन टूट जाता है? देश, काल और परिस्थिति का। जब आप कविता पढ़ते हैं या लिखते हैं तो उस समय कभी ये नहीं देखता कि हम इस देश में, इस देश के लिए भी लिख सकता है, दूसरे भी, और समय भी कोई निश्चित नहीं है कि कब कब लिखी जाए, है ना। तो ये सब परिस्थिति से परे हो जाती कविता। कवि के लिए कविता क्या है? मन की उड़ान। मन की उड़ान तो बहुत ऊंची हो सकती, कहीं भी जा सकता मन। अभी यहाँ पे है, कभी अमेरिका चला गया, है ना। तो इसकी कोई सीमा ही नहीं है। 9वां पॉइंट, कवि के लिए कविता किसका खेल है? शब्दों का खेल है। अपने शब्दों के अनुसार कवि कविता में कुछ भी, मतलब अच्छी कविता लिख सकता है, खराब लिख सकता है, अपने शब्दों के अनुसार। 10वां पॉइंट, कवि के लिए अपनी भावनाओं और कल्पनाओं की अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा साधन क्या है? कविता। कविता के माध्यम से कवि अपनी हर भावना, हर कल्पना और को अभिव्यक्त कर सकता है। जो भी उसका मन करे वो कर सकता है। 11वां पॉइंट, कविता के बहाने कविता के अनुसार प्राकृतिक कवि के लिए क्या है? कविता लिखने का एक साधन। प्रकृति जो है कवि के लिए क्या है? कविता लिखने के एक साधन है। जैसे फूल है, पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, तो इन सब के सहारे क्या कवि क्या लिख सकता है? कविता लिख सकता है। इन सबको लेते हुए कविता लिखता है कवि। 12वां देखिए, कविता के बहाने कविता के अनुसार चिड़िया, फूल और बच्चे क्या हैं? अभिव्यक्ति के साधन हैं। कभी कविता में कभी चिड़िया की तरह उड़ान भर रहा है, तो कभी क्या है? कविता जो है फूल की तरह महक रही है, और फूल की महक कुछ ही दिन तक सीमित रहती है, लेकिन कविता की महक बहुत समय तक, दीर्घ काल तक जीवित रहती है। बच्चे जिस तरह खेलते हैं, जब खेलते हैं तो सारे भेदभाव आपस में मिट जाते हैं। बच्चे आपस में कोई मनमुटाव नहीं रखते हैं, और किसी के घर में भी चले जाएंगे, उस समय ये नहीं सोचेंगे कि ये इस जात के हैं, इस धर्म के हैं। तो उसी तरह जब कवि कविता लिखने बैठता है तो वो भी सारे बंधन तोड़ देता है। इसमें यही कहा गया है।
13वां पॉइंट देखिए, कविता के बहाने कविता में कविता की किनसे समानता दर्शाई गई है। इसमें किनसे समानता दर्शाई गई है? चिड़िया, फूल और बच्चे से। 14वां पॉइंट, कविता की शक्ति दिखाने के लिए कवि ने किन किन उदाहरणों का सहारा लिया? कविता की शक्ति दिखाने के लिए चिड़िया की उड़ान अभी बताया, फूलों का खिलना और बच्चों का खेलना। 15वां पॉइंट, कविता के बहाने कविता को पढ़कर अंत में क्या निष्कर्ष निकलता है? कविता कालजयी होती, मतलब कविता मतलब दीर्घकालीन होती है। यही निष्कर्ष निकला, क्योंकि चिड़िया की भी उड़ान सीमित है, कविता की उड़ान सीमित नहीं। और फूल 2 दिन बाद मुरझा जाएंगे या 2-3 दिन बाद, उनकी महक भी धीमी पड़ जाएगी, लेकिन कविता ना मुरझाएगी ना उसकी महक धीमी पड़ेगी, कम होगी। 16वां पॉइंट देखिए, इस कविता में कवि ने किसकी उड़ान को असीमित बताया? कविता की उड़ान को असीमित बताया। 17वां पॉइंट, किसकी उड़ान को सीमित बताया? चिड़िया की उड़ान को। यहाँ असीमित है, असीमित किसकी उड़ान है? कविता की। और सीमित किसकी उड़ान है? चिड़िया की। 18वां पॉइंट देखिए, कविता की उड़ान कैसी होती है? व्यापक, मतलब कहीं भी पूरे में फैल सकता है। 19वां पॉइंट, कविता के पंख किसका प्रतीक है? कवि की कल्पनाओं के। कवि कल्पना के सहारे पंख लगाकर उड़ता है। जब कविता लिखता है तो कभी भी उसमें खो जाता है, वो जहाँ जहाँ उसका मन जाता है वहाँ वहाँ वो भी उड़ के पहुँच ही जाता है। शरीर से नहीं, मन के रूप में कभी भी पहुँच जाता है। कविता के पंख में कौन सा अलंकार है? कविता के पंख में रूपक अलंकार है। कविता के पंख में कौन सा अलंकार है? रूपक। और 21वां पॉइंट देखिए, रूपक इसलिए कि क्योंकि डायरेक्ट कविता को क्या कह दिया गया? पंख। जहाँ उपमान मतलब डायरेक्ट कह, जैसे चंद्रमुख है, मुख ही चंद्र है ना, तो जहाँ मतलब उपमा की डायरेक्ट तुलना कर दी जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। कविता किसके बहाने एक उड़ान है? चिड़िया के बहाने। जिस तरह चिड़िया उड़ती है उसी तरह कविता के बहाने कौन उड़ता है? कवि का मतलब कल्पनाएं उड़ती हैं। 22वां पॉइंट, चिड़िया क्या जाने में कौन सा अलंकार है? चिड़िया, इसमें प्रश्न पूछ रहा है इसलिए यहाँ प्रश्न अलंकार है। 23वां पॉइंट, कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? चिड़िया नहीं जान सकती, क्योंकि चिड़िया की उड़ान तो सीमित है और कवि कहाँ तक उड़ेगा ये कौन जान सकता है। 24वां पॉइंट, कवि चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है? कविता जो उड़ती है किसके सहारे? कवि की कल्पनाओं के सहारे कविता उड़ती है। 25वां पॉइंट, इस कविता के अनुसार कविता और चिड़िया में क्या समानता है? इस कविता के अनुसार कविता और चिड़िया में क्या समानता है? दोनों ही उड़ान भर सकते हैं। क्या समानता है? दोनों ही उड़ान भर सकते हैं। 26वां पॉइंट, कविता और चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है? वहाँ समानता पूछा है, यहाँ अंतर पूछा है। दोनों में ध्यान जरूर रखिएगा, जरा सा मिस्टेक करेंगे तो 1 नंबर चला जाएगा, इसलिए ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिए। समानता पूछा और 26वां में अंतर। चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है, जबकि कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं। चिड़िया एक सीमा तक ही उड़ेगी और कविता एक सीमा से बाहर उड़ सकती है। 27वां पॉइंट देखिए, कविता में चिड़िया का वर्णन करने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है? अपने मन के भाव को व्यक्त करना है। मतलब इसी से तुलना करके कवि क्या कर रहे हैं? अपने मन के भाव को व्यक्त कर रहे हैं। 28वां पॉइंट देखिए, बाहर भीतर में कौन सा अलंकार है? र वर्ण की आवृत्ति होती है। बाहर र है, भीतर भी र है, तो किसकी आवृत्ति हो रही? र वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। 29वां पॉइंट, कविता फूलों के बहाने क्या है? खिलना। कविता जो है फूलों के बहाने खिल रही, मतलब ये सब का सहारा कवि ने लिया है, साधन की तरह इनको प्रयोग किया है। 30वां पॉइंट, कवि के मन में भाव किस तरह खिलते हैं? फूल की तरह। जिस तरह फूल खिलता है उसी तरह कवि के मन में भाव खिलते हैं। 31वां पॉइंट, कविता के बिना मुरझाए
खिले रहने और महकते रहने के रहस्य को कौन नहीं समझ सकता। फूल फूल कविता के बिना मुरझाए खिले रहने का और महकते रहने का रहस्य नहीं समझ सकता है, क्योंकि फूल तो कुछ खिलेगा फिर मुरझा जाएगा, फिर उसकी सुगंध भी खुशबू भी कम हो जाती है। फूल क्या जाने यहाँ भी है में कौन सा अलंकार है? प्रश्न अलंकार। 33वां पॉइंट देखिए, बिना मुरझाए महकने के माने इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बिना मुरझाए महकने के माने माँ की आवृत्ति होती हो, अनुप्रास अलंकार है। इस ऐसे अलंकार भी जानते जाएंगे तो अगर मान लीजिए अलंकार पूछ लिया तो आप फट से बता पाएंगे। 34वां पॉइंट, बिना मुरझाए महकने के मायने क्या होते हैं? से क्या आशय है? बिना मुरझाए मतलब कभी नहीं मुरझाता। कविता का प्रभाव चिर स्थायी होता है। अगर आज हम ये कविता पढ़ा रहे तो इससे पहले किसी और ने पढ़ाया होगा, हमारे बाद कोई और पढ़ाएगा। इसका क्या है? कविता का प्रभाव चिर स्थायी होता है, इसीलिए इसे कहा गया है बिना मुरझाए महकने का। 35वां पॉइंट, कविता और फूल दोनों में क्या समानता होती है? दोनों ही खिलते और महकते हैं। कविता भी अच्छी होती है तो सबको बहुत पसंद आती है, यानी खिलती है और महकती है। जैसे फूल खिलते हैं और महकते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। 36वां पॉइंट, फूल का अंतिम परिणति क्या होती है? मुरझाना। फूल अंत में मुरझा ही जाता है, परंतु कविता क्या है? कभी नहीं मुरझाती। 37वां पॉइंट, बिना मुरझाए सदियों तक क्या महकती रहती? कविता जो है बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती। इससे आप लोग को कविता पूरी क्या कविता के बहाने पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कवि क्या कहना चाहते हैं। 38वां पॉइंट, कविता सदियों तक महकती रहती है। इस कथन का क्या आशय है? कविता कालजयी होती है, उसके शब्दों, काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य का प्रभाव सदियों तक एक सा बना रहता है। 39वां पॉइंट, कविता और फूल के महकने में क्या अंतर है? फूल कुछ ही समय के लिए महक सकते हैं, कविता कालजयी यानी चिरस्थायी होती है। फूल कुछ ही समय के लिए महक सकते हैं, परंतु कविता कालजयी होता है। 40वां देखिए, फूल कविता से कम प्रभावशाली किस प्रकार है? फूल कुछ समय बाद मुरझा जाता है, इसलिए कविता से कम प्रभावशाली है। 41वां पॉइंट, कविता किसके बहाने खेल रही है? बच्चों के बहाने। बच्चे जो हैं आपस में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं और न किसी के घर भी चले जाएंगे, ये नहीं कि ये नहीं आ रहा तो मैं क्यों जाऊं, ऐसा नहीं। इसी तरह कवि जो है तो अपने कभी भी कोई भेदभाव कविता लिखने में नहीं करता, ना कोई बंधन होता ना कोई सीमा। 42वां पॉइंट, सब घर एक कर देने का आशय क्या है? भेदभाव भुला देना या भेदभाव नहीं रखना। 43वां पॉइंट, बच्चों के खेलते समय कौन से बंधन टूट जाते हैं? अपना पराया, धर्म, जात और संकीर्णता के बंधन टूट जाते हैं। जब बच्चे खेलते हैं तो वो सब कुछ भुला जाते हैं, उससे पहले लड़ाई किए रहेंगे फिर आपस में मिलकर खेलने लगते हैं। ये नहीं कि मन में रखे हो अब इससे बात नहीं करना है। अपना पराया, धर्म, जात और संकीर्णता का बंधन टूट जाता है। 44वां पॉइंट, इस कविता के अनुसार बच्चों के खेल की क्या विशेषता होती है? वो खेलते समय विभिन्न घरों के भेदभाव को मिटा देते हैं। 45वां पॉइंट, बड़े लोगों के बीच की दूरी कौन मिटा सकता है? बच्चे बड़े लोगों के बीच की दूरी को मिटा सकते हैं। 46वां पॉइंट, कवि का मन किस भावना से ऊपर उठकर सबको बच्चों के समान ही मानता है? अपने पराये के भेदभाव से ऊपर उठकर। कवि का मन जो है अपने पराये के भेदभाव से ऊपर उठकर सबको बच्चों के समान ही मानता है। 47वां पॉइंट, कवि और बच्चों में समानता रखने का क्या कारण है? दोनों किसी सीमा को नहीं मानते और दोनों के लिए कोई अपना पराया नहीं है। ना तो कवि कोई सीमा मानता है और ना ही बच्चे, और दोनों किसी को वो अपना पराया नहीं समझते। ठीक है, अब चलिए कवि से संबंधित कुछ प्रश्न।
अब इससे इनके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। कुंवर नारायण का जन्म किस सन में हुआ था? 1927 में। और कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। नारायण जी की मूल विधा क्या रही है? कविता। इनकी मूल विधा कविता रही है। चौथा पॉइंट, कुंवर नारायण जी ने कविता के अलावा और कौन सी विधा में लेखन कार्य किया? चिंतन परक लेखन, कहानियाँ, सिनेमा की समीक्षाएं आदि। कौन कौन सा? चिंतन परक लेखन, कहानियाँ, सिनेमा की समीक्षाएं आदि। पांचवा देखिए, कुंवर नारायण ने कौन से प्रबंध काव्य की रचना की? आत्मजयी। कुंवर नारायण ने कौन से निबंध काव्य की रचना की? आत्मजयी। कुंवर नारायण किस संवेदना के कवि हैं? नागर संवेदना बताया था। सातवां देखिए, कुंवर नारायण को कौन से पुरस्कार मिले? साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसन पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इतने सम्मान इनको मिले। आठवां देखिए, कुंवर नारायण ने काव्य लेखन की शुरुआत कब की? 1950 से। कुंवर नारायण की पहली रचना क्या है? चक्रव्यूह। कुंवर नारायण की प्रथम रचना चक्रव्यूह कब लिखी गई? 1956 में। आज आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करा करिए, हमारे वीडियो को। ठीक है, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगली बार अगली कविता लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।